अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। तो आप देख रहे हैं बिहारी आर्य न्यूज़ के माध्यम से। अभी हम पहुंच चुके हैं चांद हामिद जी के पास। इनको कौन नहीं जानते हैं, ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया के जरिए इनको बहुत सारे लोग जानते हैं। तो इस रास्ते से हम गुजर रहे थे तो थोड़ा सोचे कि चांद हामिद जी से मुलाकात कर लिया जाए। टैलेंट जोन पब्लिक स्कूल चलता है और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। रेस्टोरेंट के पास हम पता करके आए हैं तो इनसे एक के वेफ बिल बोर्ड जो पास हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो सबसे पहले हमारे चैनल स्वागत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बिहारी आर्य न्यूज़ आप चलाते हैं। बिहारी आर्य न्यूज़ मैं देख रहा था आपको, मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ तो जाहिर है कि मैं देख ही पाऊंगा आपको। अच्छा लगा कि आप एक सफर के दौरान हमसे मुलाकात कर लिए खास तौर से, और वो भी सोशल मीडिया पे मुझे जानने के बाद आप आए। मेरा आपसे कोई परिचय, हम लोग का फर्स्ट परिचय है आज, है ना। इसी आप यहाँ रेस्टोरेंट में पहुंच गए, ये नाम सुन के खुशी हुई मुझे कि चलो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से कम बेतिया जिला के तरफ के लोग मुझे जानने लगे। जैसे कि दरभंगा जिला का रहने वाले हैं जी, तो हम बेतिया से चल के दरभंगा जिला में इनके पास आए। मैं सिंहवारा, ये मेरा सिंहवारा प्रखंड है, जाले 87 विधानसभा हमारा क्षेत्र है। हाँ, जिला दरभंगा है। लगभग कम से कम 250 किलोमीटर दूर से हम इनके पास मिलने के लिए आए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से इनको हम जानते हैं और सोशल मीडिया के जरिया है कि हम इनसे मुलाकात कर पाए हैं। आज इन्हीं का रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं। तो आपको मैं आज से पहले देखा हूँ कई टाइम मुझे बिहारी एक एक्टर वगैरह हैं, बिहारी कोई एक्टर हैं, क्या नाम है उनका? जैसे कि हाँ, मनी मेराज, उनके साथ मैं आपको कई बार देखा हूँ, उनका इंटरव्यू लेते भी मैं देखा हूँ। हाँ, लेकिन आज मैं आपको लाइव देखने लगा। आप अच्छा बोलते हैं। तो चलिए, आपका सवाल था जैसे सर, तो वक्फ बिल जो बोर्ड पास हुआ है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अभी पास हुआ है नई सरकार बनने के बाद, जो उसका वक्फ अमेंडमेंट बिल पास नहीं हुआ है, उसका जो बिल पास करने का एक अपना कोशिश कर रहे हैं सरकार, जिसके लिए केंद्र सरकार, जिसके लिए कुछ सुन्नी वक्फ बोर्ड को अपने कम्युनिटी के लिए वोट्स करने के लिए जीमेल पे कुछ टाइम ऑफ पीरियड वक्त दिया गया है, जो हम लोगों ने कराया भी है। काफी मुझे लगता है कि इस देश के जो सेकुलर लोग हैं और जो इंसाफ करते लोग हैं, उन लोग भी वोट्स कराया है जीमेल के माध्यम से। अब क्या रिजल्ट आता है, परिणाम, वो तो नहीं पता, लेकिन ये वक्फ अमेंडमेंट बिल एक्चुअली ये निजी प्रॉपर्टी हुआ करती थी और आज भी लोग दे रहे हैं। क्योंकि जो भी धार्मिक स्थल होता है उसमें मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जो भी चीजें हैं जो धर्म स्थल है, जहाँ से आस्था से जुड़ाव होता है और वो पवित्र जगह होती है, उसके मेंटेनेंस के लिए वो सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, मुस्लिम मजहब वाले लोग ही नहीं, दिगर जो भी मजहब वाले लोग हैं, हिंदू भाई हमारे जो है, बड़ा बड़ा मठ है, ये सब है, बड़ी बड़ी मंदिरें हैं, तो उसमें भी ना एक वक्फ डोनेट किया हुआ था। वक्फ बिल क्या है, डोनेशन क्या हुआ, माने अल्लाह की राह में हमने उन चीजों को अपने स्वच्छता से दे दिया। वो मेरी निजी प्रॉपर्टी है, मैं दे दिया। इसी प्रकार मठ में हो या मंदिर में हो, उनकी निजी प्रॉपर्टी वो दे दिया। अब मान लिए कि ये फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पिता बाबा साहब अम्बेडकर है। अब उनकी प्रतिमा लगाने के लिए कोई आदमी, कोई दलित समाज से अपनी मर्जी से अगर 2 कट्ठा जमीन डोनेट कर देते कि नहीं, इस पे बाबा साहब अम्बेडकर का इस पे प्रतिमा लगाया जाएगा, अपनी सोचता से दे, तो अपनी निजी जमीन दी है ना, कोई गवर्नमेंट की जो जमीन दी है ना। उसी तरह से चर्च हो या गुरुद्वारा हो या मंदिरें, जो भी चीजें हो, अपनी मर्जी से दिया था। आज भी सर्वे किया जाए, अपनी मर्जी से उसमें दे दी जाती है। वो सरकार की जमीन नहीं होती है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो कि ये जमीन हमारी है और सरकार की है और मैं मंदिर में दे दिया। मेरा तो कोई राइट बनता नहीं, मैं दे भी नहीं सकता, ना वो रजिस्टर्ड होगा। ऑन रजिस्टर्ड दिया जाता है। जैसे मेरे गांव की मस्जिद है या और भी कहीं की भी मस्जिद है, तो मस्जिदें अगर बनती है तो उसमें कुछ जमीन जिनके पास अल्लाह ताला ने सलाहियत दिया है, वो उस जमीन को उसमें
वक्फ कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, या कोई ऐसे जिनके कोई वारिस नहीं होते हैं, कोई वारसान नहीं होते हैं, उनके कोई संतान नहीं होते हैं, उनके पास ये प्रॉपर्टी होती तो वो क्या करेंगे? राह खुदा में देंगे ना, कि चलो अल्लाह की राह में हमने दे दिया, तो वो जमीन उनको वो उसमें डोनेट कर देते हैं कि चलो ये मस्जिद किसी ने भी बनवाई, लेकिन इसका जो मेंटेनेंस है, वॉल मेंटेनेंस है, कभी छत की ढलाई होगी, कभी मीनार कमजोर हो गया, कभी गुंबद कमजोर है, कभी गेट लगाना है, या उसका जो पुताई वगैरह होता है, रंगाई कलर वगैरह होता है, तो उसमें उसके मुआवजा से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो होती है, वक्फ क्या, वो प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? उस पे उसका जो मुआवजा, जैसे आप दुकानें बना दीजिए, भाड़ा लगा दीजिए, उससे जो मुआवजा कुछ मुनासिब मिलता है उसको मस्जिद के मेंटेनेंस में, या इमाम को तनख्वाह दे देना, या मुअज्जिन को तनख्वाह दे देना, या हो सकता है कोई गरीब की बच्चियां हों उनकी शादी करा दी जाए, जिनकी शादी करने की उनके वालिदैन को सहूलत नहीं है, तो यही सब चीजें हैं। तो ये जो जमीन है ये ऑलरेडी अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से उस चीज में रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। क्या आप बताइए पत्रकार महोदय कि इस विषय में हमारे सरकार को किसी तरह का कोई हस्तक्षेप करना चाहिए? ये उचित है? जो कि ये जमीन सरकार की नहीं है, निजी हमारी, हमने वक्फ में नहीं दिया, हमें अपने ही रखना है उसको, आप मेरे से ले लेंगे, लेकिन मैं वो जमीन आपको डोनेट कर दिया, मेरे से सरकार छीन लेगी। देखिए एक बात समझिए, इसके लिए हमारे सुन्नी वक्फ बोर्ड और ये वक्फ बोर्ड, एक वक्फ बोर्ड बना हुआ, सुन्नी वक्फ बोर्ड है ना, वो एक बोर्ड बना हुआ, वो उनको तय करने की का अधिकार है, वो तय कर सकते हैं, क्योंकि ये जमीन जो भी दिया है ना वो अल्लाह की राह में दिया है। हम अब ये जमीन का पेपर हो, जो सभी को मालूम है कि ये वक्फ है, तो इसका पेपर होगा ही। जमाने में ये मौखिक भी चलता था, अब ना ऑन रजिस्टर्ड हो गया है, बाय रिटन हो गया, बहुत सारा टेक्नोलॉजी के आधार पर दे दिया जाता है कि बहुत सारा प्रूफ है। पहले जुबान की पहलू हुआ करती थी, आप जो कह दिए वो पत्थर की लकीर हुआ करता था। ऐसी भी जमीनें हैं, अगर सरकार को लगता है कि नहीं पेपर उस जमीन का मेरे ही पास है, तो सरकार की जमीन है ना, लेकिन परसेंटेज जमीन की का पेपर होता है। एक बात आप जान लीजिए, मस्जिद कहीं पर भी आपके गांव ग्राम में, आपके जिला जवार में पता कीजिए, मस्जिद की जमीन जो डोनेट करती है आम पब्लिक, वो बहुत लीगल डोनेट करती है। वो जमीन सरकारी नहीं होगी, वो जमीन हराम के पैसे की कमाई की नहीं होगी, वो जमीन दारू के कारोबार करने का जो पैसा होगा उसकी जमीन दी हुई नहीं होगी। इस्लाम के कानून है, आप इस बात को समझिए, पता करेंगे कि मस्जिद में जो जमीन डोनेट की जाती है, या मैं चंदा ही मस्जिद में क्यों न दे दूं कि मैं 5,000 रुपये चंदा दे दे मस्जिद में, कमेटी उसकी तहकीक करेगी कि चांद का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर मेरा लीगल है, जायज है, मैं सूदी ब्याजी का काम नहीं करता हूं, मैं इंटरेस्ट लगाने का काम नहीं करता हूं, तो वो जमीन नहीं दी। वो अगर करता हूं तो वो पैसा कमेटी, मस्जिद कमेटी आपके मुंह पे मार देगी कि नहीं माफ कीजिए, ये पैसा जमीन मस्जिद में नहीं लिया जा सकता है। इसी प्रकार एक जमीन वक्फ भी मस्जिद में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो लीगल होगा, किसी का हराम करना होगा, किसी का कब्जा किया हुआ नहीं हो सकता है वो। वरना जो सही कमेटी होगी, आप बिल्कुल तरीका यही है, अगर वो आदमी ये जान करके वो मुस्लिम कमेटी, मस्जिद कमेटी अगर इस तरह की जमीन ले लेती कि ये शराब के पैसे कमाए के, ये सूदी के पैसे के, ये हराम का कब्जा, ये सरकारी जमीन है, तो समझिए कि वो मुसलमान ही नहीं है, और वो मस्जिद आपकी कभी लीगल नहीं होगी, न खुदा कबूल करेगा, न उस मस्जिद में आपकी इबादत कबूल होगी। ये कानून है सर। इसलिए कभी भी मैं मानता हूं कि जो भी वक्फ की जमीन प्रॉपर्टी होगी वो इलीगल नहीं होगी, लीगल होगी, और उस पर सरकार को कभी भी अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का ये पवित्र किताब संविधान ने हमें अधिकार दिया है, और हमारा वो चीज मेंशन है कि हमें अपने मजहब के एतबार से चलना चाहिए, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं सर कि 2014 के बाद के बीच में अगर आपको सवाल करना मत करें, क्योंकि मैं बोलने लगता हूं तो मैं बोलने लगता हूं। बोलिए। 2014 में जब से भाजपा सरकार अपने सत्ता में आई है, तो मुझे लगता है
जो कि दोनों का विकास, दोनों चारों समाज का विकास करना चाहिए। जो भी समुदाय के लोग हमारे यहाँ देश में बसते हैं, सभी का विकास करना चाहिए। मैं मानता हूँ। तो क्या ये लगता है कि मुसलमान के हक में कुछ हाँ। विकास नहीं किया? नहीं, मुझे यही तो लगता है कि 2014 के बाद ये भाजपा सरकार, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, सिर्फ मुसलमानों का ही विकास कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वो और किसी समाज का विकास नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हिंदू समाज, सिख समाज, क्रिश्चियन समाज, बुद्धिस्ट समाज। हमारे देश में बहुत सारे समाज के लोग हैं। बिरादरी की बात करें तो दलित समाज, मुझे लग रहा है कि किसी का विकास नहीं कर रहे, वो सिर्फ मुसलमानों का विकास कर रहे हैं। आपको मैं गिनती करा देता हूँ। अच्छा, बताइए कौन कौन विकास? सबसे पहले एक मुस्लिम बहुमूल राज्य जम्मू एंड कश्मीर था। अब केंद्रीय शासित देशों की धारा 370 हटाया गया वहां। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं कि संबंधित कहने के वो मुसलमान ही हैं। चलिए, मैं सरकार का समर्थन करता हूं कि ना उससे मेरा हानि है ना मेरा लाभ है। चलिए, केंद्र शासित देश बना, धारा 370 बना, न कश्मीरी से मुझे लेना देना है, न कश्मीरी से मुझे कोई तकलीफ है। हमारे देश का एक हिस्सा है, हमारे देश में ही वो रह गया। ट्रिपल तलाक सुने होंगे। हाँ, ट्रिपल तलाक मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक समाज के लोग, देखिए आप सर्वेक्षण अगर करेंगे तो एक समाज के लोग जैसे मुसलमान को ट्रिपल तलाक, अगर हम में आप में अच्छी संबंध नहीं है, अच्छा ताल्लुकात नहीं, तो मुसलमानों की महिलाओं को जीने का हक दिया गया है कि वो भी तलाक ले सकती हैं। रिश्ते को, वो उस रिश्ते को स्टॉप करके नई जिंदगी बना सकती हैं, बसा सकती हैं। अगर आप का संबंध अच्छा नहीं है और आपकी जिंदगी अगर नर्क लग रही हो, और हमें रिश्ता संबंध को खत्म करने के लिए एक रास्ता कम से कम ये बना दिया गया कि तीन तलाक का मतलब ये नहीं, अभी लोग मजाक उड़ाए हैं, मूर्ख लोग हैं कि तीन तलाक दे दिया तो रिश्ता खत्म। तरीका 3 तलाक का तो है ही नहीं है। बहुत सारे शर्त शराइत हैं जो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको फिर बैठना पड़ेगा 2-3 घंटा। उनका मर्जी से, लड़का का मर्जी से और लड़की का मर्जी से 3 तलाक होता है। बिल्कुल होता है। नहीं, अगर मर्द भी दे देते हैं 3 तलाक, उसके बहुत सारे कंडीशंस हैं कि उसके पहले आप सोचिए, समझिए, वार्निंग के तौर पे 1 तलाक आप दे दीजिए, वेट कीजिए, 2 तलाक दे दिए, तीसरा तलाक तक नहीं देते तो आपका संबंध फिर से रिस्टार्ट रह सकता है। तलाक देने का रिश्ते को आप वापस अपनाना चाहते हैं तो बहुत सारे कंडीशंस हैं, तो उस चीज को आप सोच लीजिए पहले, फिर तलाक दीजिए। कम से कम एक रास्ता बना है ना कि 3 तलाक देंगे, और बहुत सारी सूरतें हैं जो आप उस रिश्ते को खत्म कर सकते हैं। सर, मैं इसी देश में देख रहा हूं कि बिना तलाक दिए हुए, जिसमें तलाक का सिस्टम ही नहीं है, और वो रिश्ता खत्म है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। कम से कम एक ट्रिपल तलाक का एक बहाना है ना कि एक वर्ड मुंह से निकल रहा है कि चलो एक वक्त मिलेगा, अगर कंप्रोमाइज कर सकते हो तो कर लो, या जो चीजें हमें अच्छी नहीं लग रही, जिसके कारण जो रीजन बना हमारे रिश्तों को खत्म करने का, उसका एक वक्त मिल रहा है, 1 तलाक दे दो। अच्छा। लेकिन बिना कोई शब्द बोले हुए इसी देश में रिश्ता ही डिसमिस हो जाता है। उस पर कोई कानून मोदी जी को नहीं लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी हमारे, या हमारे भाजपा की जो शासन है, उसको राज्यसभा और लोकसभा में इस तरह का कोई आवाज नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि मैं भी इस देश में देख रहा हूं, अगर हमारी माँ बहनों के लिए, अगर उनके हित में ट्रिपल तलाक कानून प्रधानमंत्री जी लाए, जो 0 तलाक है और रिश्ते खत्म है, तलाक शब्द ही नहीं है। देखिए, मैं एक पंचायत में गया था, मुजफ्फरपुर जिला में एक बसंत गांव है, मैं गया था, वो हिंदू समाज के ही तरफ से पंच में गया था। देखिए, तलाक सिर्फ हमारे ऊपर अप्लाई कि मैं तलाक देता हूं, सभी तलाक देते हैं। कोई मुझसे चैलेंज मारे तो मैं गिनती करा दूंगा कि कितना तलाक है, बस शर्त यह कि मेरे मजहबी नाम है तलाक, आप उसको डिवोर्स कहते हैं आप भी।
तो वहां पंचायत में गए ना, तो लड़का लड़की में मामला था इस तरह का कि दोनों नहीं रख, वो लड़की रहे ना चाह रहे थे, हम लड़की पक्ष से गए थे, लड़का कह रहा कि हम तलाक दे देंगे उनको, सर हम तलाक देना चाहते हैं। हम उनसे एक ही सवाल किए, क्या सर, उनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि गोपनीय पंचायत था। मैंने उनको कहा, क्या आपके समाज में तलाक नाम का कोई शब्द है? सारे पंच देखना शुरू कर दिए मेरा चेहरा, बोले क्या सर सही बोलने की गलत करने, एकदम सही बोला। क्या आपके समाज में तलाक नाम का कोई शब्द है? तो नहीं है। बोले फिर तलाक तो हम लोग बदनाम है सर, आप क्यों तलाक का शब्द अपने में फैला रहे हैं? अच्छा, वो गैर कौम है, हिंदू? बिल्कुल हिंदू समाज के लोग थे। आप अपनी जुबान में क्यों? तो सर इस चीज का मजा सब लेते हैं, बदनाम मैं हूं, बदनाम हम हैं, बदनाम सिर्फ इस देश का माइनॉरिटी है। मैं इसी देश में देख रहा हूं, अपने कौम के अलावा की बात कर रहा हूं कि मुझे किसी से कोई बैर नहीं है। मैं इस देश में सभी समाज से प्रेम भाव करता हूं और रहता हूं। मेरा आप पता करेंगे और भी मेरे अंदर डीप जाएंगे ना, तो मुझे अपने समाज से ज्यादा उन समाज से भी अच्छा रिलेशन है, मानता हूं, क्योंकि मैं बात एकदम परफेक्ट बोलता हूं, न्यूट्रल टाइप से। हम समझिए कि घर में सर मेरे अपने पंचायती की बात कर रहा हूं, प्रखंड पंचायत में मेरे 4 गांव, कटासा, कटलिया, ब्रह्मपुरा, पैगंबरपुर मेरा निजी गांव, ठीक है। इस 4 गांव के बीच में मैं बता रहा हूं कि ऐसा घर है, कई घर है। एक घर में तो शादी जिनसे है उनकी दूसरी बहन को लेकर के चला जाता है उस घर का दामाद, और बड़ी बहन को छोड़ देता है। सर आपके समाज में भी अगर ये तलाक का मसला होता ना, तो कम से कम सिस्टमेटिक बड़ी वाली बहन को तलाक देते, तब छोटी वाली बहन को ले जाते, तो ये रिश्ता दुरुस्त भी हो सकता था। ये रिश्ता नाजायज हुआ, उससे बेहतर है कि आप तलाक दे दीजिए। समाज की नजर में, खुदा की नजर में, सिस्टम से भी आपका रिश्ता खत्म हो गया और आप नई जिंदगी जी सकते, वो भी नई जिंदगी जी सकते। अब बताइए कि उस घर में अपनी पत्नी को छोड़ करके उसकी दूसरी बहन को लेकर के बीवी बना लेता है, और वो बहन जीवन भर, आज भी मैं उसका सबूत दूंगा कि आज भी वो बहन जिनसे जो उनकी पत्नी थी वैसी बैठी हुई है और वो साली के साथ जीवन बसर कर रहा है। ये गलत नहीं है? गलत। इसलिए मैं मिसाल दे रहा हूं कि तलाक आप भी देते हैं, तलाक हम भी देते हैं, बदनाम जमाना सिर्फ हमें कर रखा है। अच्छा, मैं बहुत सारा सबूत आप बोल रहे थे कि मुस्लिम के प्रति विकास हो रहा है, तो ये हाँ, और विकास सुनिए, ये विकास है ना, यही ना विकास है। 370 है विकास, 53 तलाक है विकास, और सुनिए इतना अच्छा विकास। बाबरी मस्जिद पुनः बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 एकड़ जमीन दिया है मुसलमानों को। अच्छा, 5 एकड़ जमीन दिया है सर, अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर। विकास कैसे नहीं किया है मुसलमानों का? मैं समझता हूं कि ये विकास सभी समाज का करे, हिंदुओं का भी करे, सिर्फ हमारा मुसलमानों का विकास, मुसलमानों का विकास विचलित हो जाता है। पर्चे का मोहताज नहीं है, इसे मिलने के लिए आए। आप ही का बात जो वर्ड बोल रहे हैं, वर्ड सुन रहे होंगे, आपको कैसा लगता होगा? तो ये जैसे कि ये मुस्लिमों का, जैसे कि मुस्लिम समाज का जितना लोग हैं उनका विकास हुआ है, जैसे कि बीजेपी के लोग या हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विकास किए हैं उनके बारे में ये बता रहे थे। आप भी समझते होंगे कि झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। 2-3 विकास और बता दूं? जी बताइए। 2-3 विकास और देखिए, आपको एनआरसी मिला है, किसके खिलाफ एनआरसी है सर? नेशनल रजिस्टर सिटीजन किसके खिलाफ? किसी के खिलाफ नहीं, मुसलमानों के हित में है। ये भी विकास का हिस्सा है, मुसलमानों के प्रति विकास का हिस्सा है। हिजाब सुने होंगे आप लोग पत्रकार हैं। हाँ, जब यहाँ पहुंच सकते हैं तो दिल्ली पहुंचेंगे, हर जगह पहुंचेंगे। हिजाब का मसला कितना तेजी से बना। हिजाब इवन की, ये देखिए, ये एक धार्मिक लिबास है। और धार्मिक लिबास क्या सर? एक काला नकाब पहन लिए, मुंह बांध लिए। पूरे कोरोना काल में हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सभी मुंह में मास्क लगा करके घुमा करती थी। बल्कि औरत मर्द भी मास्क लगे, मर्द भी नकाब पहनने लगे थे, क्योंकि डेड बॉडी को छूने के लिए, कोरोना इन्फेक्टेड व्यक्ति को छूने के लिए सर पूरा नकाब पहन करके, भले वो प्लास्टिक का होता था या पैराशूट कपड़ा का होता था, लेकिन डॉक्टर भी या इवन कोई भी
आम आदमी भी वो नकाब का सहारा लिए अब कोरोना काल में उस पेशेंट को ये टच करने के लिए या ट्रीटमेंट करने के लिए या बॉडी को कहीं दफनाने के लिए कहीं जलाने के लिए वो नकाब पहनते थे। बॉडी को भी नकाब पहनाते थे। बिल्कुल बॉडी को भी नकाब पहनाते थे। अब बताइए कि कितना सुरक्षित वो लिबास है, कितना खराब बना दिया गया। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में नकाब का विरोध चल रहा है कि नकाब पहन करके क्लास नहीं होगा, लेकिन आज भी हमारी बहनें नकाब पहन करके इंजीनियर बन रही हैं, पायलट भी बनी है ना, डॉक्टर भी बन रही हैं। क्या है, ये भी विकास ही है ना। विकास मुसलमानों के विकास का हिस्सा है हिजाब भी। क्या मानो इसको, हिजाब एक अच्छा लिबास है। आप अपने मोबाइल के ये जो बाबा बागेश्वर आजकल बहुत चर्चित हैं, बाबा बागेश्वर धाम जी, उनका भी एक बार सुन रहा था प्रवचन की। वो कह रहे थे मिसाल के तौर पे कि ये मोबाइल है और ये मोबाइल का कवर है, ये मोबाइल है, ये मोबाइल का कवर है। हाँ, अपने भक्तों से बता रहे थे, मैं भी उनको देखता हूँ कभी कभी। तो देखिए कि ये जो मोबाइल इसको ऐसे रखेंगे गिर जाएगा पर इसमें दाग आ जाएगा, इसमें कवर लगा लीजिए, बाबा बागेश्वर धाम का ये कॉल है, तो देखिए कितना सुरक्षित मोबाइल है, कभी भी खुलेगा ऐसे ही नजर आएगा। अगर महिला नकाब पहनती हैं और मुस्लिम महिलाएं नकाब पहनती हैं अपने बॉडी को ढकने के लिए, नकाब और राजस्थान का क्या लिबास है, इतना घूंघट हुआ करता है ना, तो इसका मतलब कि नकाब वाली को आप क्लास करने नहीं देंगे तो राजस्थान की महिलाओं को भी आपको नहीं करने देना पड़ेगा क्लास को भी इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उनकी घूंघट इतनी लंबी होती है, पूरा ढका हुआ होता है। देखें ना राजस्थानी लिबास, देखें ना महिलाओं का। कोरोना काल में सभी ने वही इस्तेमाल किया, मास्क सभी यूज करते हैं। और भी हमारे हिंदू समाज का पुराना संस्कृति रहा है, आज भी है, हमारे गांव समाज में आज भी है। मैं रास्ते से गुजरता हूँ, जो बहु बेटियां हमारा हमसे पर्दा करना चाहती है, हमारा रिस्पेक्ट सम्मान करना चाहती हैं, उनकी घूंघट यहाँ तक होती है। हमारे गांव की बात कर रहे हैं सर, उनकी घूंघट यहाँ तक होती है। मैं एग्जाम हॉल की बात कर रहा हूँ, टीचिंग एग्जाम हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कुछ महिलाएं हिंदू माँ बहन मेरी ऐसे जाती हैं जिनका ऐसे घूंघट होता है। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और वो ऐसे ट्रेन में चलिए, ट्रेन में घूंघट इतना लंबा मिलेगा आज के जमाने में, क्या उनको मना कर दीजिएगा? तो फिर लागू नहीं ना हुआ। इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। और दूसरा नंबर की कॉन्स्टिट्यूशन को आप मान रहे हैं, उसी के आधार पे आप प्रधानमंत्री बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे आप वोट से प्राप्त किए हैं, चुनाव हुआ है, देश में हुकूमत कर रहे हैं, उनको मानिएगा ना। वो हमें हक दिया है कि मैं अपना धार्मिक लिबास पहन सकता हूँ, इंस्टीट्यूशन में जा सकती हूँ। अब कौन होते हैं? चलिए, वो भी मुस्लिम के पक्ष में एक विकास हुआ और विकास सर समझ लिए। आज की तारीख में गौ तस्करों के नाम पे, बहुत मार्केबल बात कर रहा हूं सर, गौ तस्करों के नाम पे मुसलमानों को मौत कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ट्रेन में एक चाचा मुंबई वाले अभी थे, डब्बा में गोश्त के नाम पे उनको क्या बदतमीजी से बेरहमी से मारा। हाँ, दो नौजवान सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। 2 नौजवानों का, हालांकि उन लोग अरेस्ट भी हुए। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की और हमारे अबो अजदाद जो हमारे देश को आजाद की उन लोगों के जो बनाए हुए कानून था ना, उसके आधार पे वो जेल जाता है, वरना वो जेल भी नहीं जाने मिलता उसका। इसी देश में सर अभी सबसे बड़ा घटना क्या हुआ है देख रहे हैं? कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ कितना बड़ा घटना हुआ है, जो अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। अफसोस कर सकता हूँ। दरिंदों को सबसे बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाना चाहिए। मैं मांग करता हूँ केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, एट ए टाइम उसे फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन सर फांसी उन्हें भी होनी चाहिए जो इस देश में 7 अपर कास्ट, स्वर्ण कास्ट के नाम पर बलात्कार, आपको मालूम है ना, बलात्कार के दोषी सुप्रीम कोर्ट से ये बोल करके रिहा किया गया
कि वो इस जात से आते हैं, इस कास्ट से आते हैं। उनका चरित्र इससे पहले ऐसा नहीं था और उन्हें माला पोशी किया जाता है इसी भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के बीच उन्हें सम्मानित किया जाता है सर। तो जो घटना यहाँ हुआ है, जितने लोग आवाज उठा रहे हैं बंगाल के, कृपया मैं हाथ जोड़ करके उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि उन्हें भी वही सजा मिले और वो महिला जिनके साथ 7-6-7 बलात्कारी ने बलात्कार किया, इस्मत दरी किया, उन्हें भी वही सजा होनी चाहिए, वही मांग करनी चाहिए। दो कानून नहीं एक देश में, दोनों के साथ बराबर, सभी के साथ बराबर। इस देश में से एक कानून है, चोरी करने वाले जो चोर होते हैं उनकी सजा जितनी है उतनी ही सजा चोरी का सामान खरीदने वालों की भी है। ये पता है ना आपको, ये कानून, जितनी सजा चोर की है उतनी सजा चोरी का सामान खरीदने वालों की भी है। तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क में मवेशी मुसलमान कितने % पालते होंगे। मैं अपना एक आंकड़ा लगाता हूं, बहुत ज्यादा से ज्यादा तो 98% मान लेता हूं कि इस देश में 2% कहीं मुसलमान मवेशी पालते होंगे। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका जवाब आप दीजिएगा। मुसलमानों को गौ तस्कर के नाम पे हत्या कर दिया जाता है, लेकिन आप इस चीज की इंक्वायरी क्यों नहीं करते कि ये मुसलमानों के पास ये मवेशी किस माध्यम से पहुंचा, कैसे पहुंचा। आप पूरे देश में बीफ कारोबारी को बंद कर दीजिए, मवेशी हत्या पूर्ण रूप से बंद कर दीजिए। मैं समर्थन करता हूं केंद्र सरकार का अगर ऐसा करें तो, लेकिन नहीं भी कर रहे हैं तो ये गद्दारी है। सारी चीजें हाथ में है। आप ट्रिपल तलाक कर सकते हैं, अमेंडमेंट, वक्फ अमेंडमेंट बिल ला सकते हैं, धारा 370 हटा सकते हैं, एनआरसी ला सकते हैं, किसान बिल के लिए ताबड़तोड़ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन क्या ये नहीं कर सकते हैं कि जहां भाजपा शासित राज्य जो है वहां से आप बीफ हत्या को बंद करवाइए, पशु हत्या बंद करवाइए, आप वहां से शुरू कीजिए। जहां आपका शासन नहीं है वहां हम लोग करेंगे, वहां भी क्या जाएगा। वहां के भी जो मुख्यमंत्री, वहां के जो हुक्मरान है वो भी बंद करेंगे। पहले आप अपने राज्य से तो शुरू कीजिए। गलत कह रहा हूं? करना चाहिए ना सर। एक चीज और कि मैं कह रहा था कि चोर से ज्यादा चोरी करने वालों की भी, दोनों की बराबर सजा है। बराबर। मुसलमानों के पास गाय, भैंस, बैल पहुंचता किधर से है, जबकि आप कारोबारी नहीं है उसके। मुसलमान उसके कारोबारी नहीं पालते हैं, कहां से पहुंचता है? आप उस पर भी इंक्वायरी कीजिए। और अगर एक मुसलमानों को सजा होती है गौ हत्या के नाम पर, गौ तस्करी के नाम पे, तो वो कहां से उससे हासिल है, कहां से वो प्राप्त है, आप उन्हें भी खोजिए और उन्हें भी वही सजा दीजिए जो एक बिल्कुल मुसलमानों को सजा दीजिए, लेकिन उन्हें भी वही सजा दीजिए, चाहे वो उनको देने वाला मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो, कोई भी हो। मेरा मांग सही है या मेरा ये कॉल सही है कि नहीं है? क्या आपको लगता है कि मोदी जी सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि मुसलमानों का विकास कर रहे हैं। सिर्फ जो भी चीजें हैं, मैं एक बात बता दूं, इस देश में मुसलमान ना होता और पड़ोस में पाकिस्तान बंटवारा नहीं होता तो मुझे लगता है कि कोई मटेरियल ही नहीं होता चुनाव लड़ने का। सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और ये जितना भी अमेंडमेंट बिल होता है पास करना, जो भी सांसद भवन में लाएंगे ना, सबसे पहले मुसलमानों से संबंधित ही वो बिल होगा। तो उनके साथ तो जैसे कि ये जेडीयू का कार्यकर्ता मुसलमान भी हैं, हाँ, तो उनसे तो सहमति लेकर के पास किए होंगे। देखिए, जेडीयू के कार्यकर्ता ही मुसलमान होंगे ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ दिल से। वो शायर भी थे, कवि थे। वो मुस्लिम बहुमूल्य इलाका से सांसद बनते थे, आपको इस बात की जानकारी है। उन्हें मुस्लिम भी वोट दिया करते थे। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी स्वर्गवास हो गए, अच्छी नेत्री थे। कि व्यक्तिगत इंसान कोई भी अच्छे हो सकते हैं,
उनका कॉल अटपटा कभी नहीं होता था, सांप्रदायिक भाषा नहीं होता था, अब शब्द नहीं बोलती थी, उन्हें भी मुस्लिम का वोट प्राप्त है। अभी वर्तमान में इस देश को जो चमकाए हैं रोड के मामले में, नो डाउट कि नितिन गडकरी जी है ना, इस देश के रोड को जो भी डेवलपमेंट है उनके द्वारा है, बड़ा स्पीड में किए हैं वो। उन्हें भी मुस्लिम से वोट्स का समर्थन है। नितिन गडकरी जी को बहुत वोट्स मिलता है, वो प्रधानमंत्री योग्य हैं नितिन गडकरी जी, क्योंकि वेल एजुकेटेड हैं, गंभीर हैं, पढ़े लिखे हैं, कभी शब्द का इस्तेमाल नहीं किए वो। तो ये मत बोलिए कि जेडीयू अपना काम करती है, मैं उनके भी खिलाफ क्यों बोलूं, जेडीयू अपना काम करती है, लेकिन अभी ये बिल पास हुआ नहीं है, प्रयास में है, मुखालिफ लगे हुए। हो न हो नीतीश कुमार भी कभी भी डिसीजन ले सकते हैं, और भी जो भी पार्टी का ये चीजें हैं समर्थन है प्राप्त, कभी भी खिलाफ कर सकते हैं। हाँ, अगर इन लोग खिलाफ नहीं करते तो ये तो फर्स्ट राउंड में पास हो जाता, संसद भवन में तो आवाज उठाया गया था ना जी इस चीज को, लेकिन पास नहीं हुआ। समर्थन मैं समझ रहा हूं कि नहीं मिला उनको, तभी ना वोटिंग पे ये मामला आ गया है। तो क्या देश में तो बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, तो सभी जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं, और बहुत सारे बिहार में ऐसे या कोई भी जैसे कि लोग हैं तो जीमेल आईडी नहीं चलाते हैं, जैसे कि मेल नहीं कर पाएंगे, उनके लिए तो भी कुछ लाना चाहिए। देखिए ये चीज कल रात तक, परसों रात तक, 13 तारीख रात तक जो है ना, ये टाइम 12 तक दिया गया था, तो चैप्टर क्लोज हो गया। क्या है नहीं है पता नहीं, लेकिन अच्छा इस पे विरोध उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए इसके खिलाफ? जी। मुझे लगता है कि इस देश में हक बोलने वाले सभी समाज के लोग हैं, और इसमें हिंदू समाज के लोग भी आवाज उठा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और हमें सबसे बड़ी खुशी इस देश में है कि अगर हमारे खिलाफ आप अगर हो जाते हैं ना, आप हिंदू हैं मैं मुसलमान हूं, आप अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाते हैं तो इस देश में एक मेरे मुसलमान की आवाज हमारे हिमायत में उठाने से पहले इस देश में हिंदू भाई हमारे हिमायत में आवाज उठाते हैं। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। पप्पू यादव जी कौन है? हिंदू समाज से है। तेजस्वी यादव जी कौन है? हिंदू समाज से। हिंदू समाज, हाँ। कैटेगरी छोड़ दीजिए। जीतन राम मांझी कौन है? चिराग पासवान जी कौन है? वो भी हिंदू समाज। बिल्कुल, वक्त आता है तो उन लोग आवाज उठाते हैं इस बात को। नीतीश कुमार जी कौन है? वो भी हिंदू समाज से हैं, बहुत सारे वक्त पे उन्होंने भी आवाज उठाया, ऐसी बात नहीं है। तो ये समझिए कि इस देश में सबसे बड़ी खुशी है कि एक मुस्लिम समाज के खिलाफ अगर कोई आवाज बनती है तो उसके हिमायत में आवाज उठाने वाले इस देश के हिंदू समाज के लोग होते हैं। हाँ, भले उनको कोई जो सेकुलर टाइप के लोग हैं उनको लोग मुल्ला शब्द से नवाज देते हैं, सम्मानित कर देते हैं, देशद्रोह से सम्मान, मगर देखिए जो भी लोग होते हैं जिनको ये नाम दिया जाता है ना, वो फिर भाजपा में जब जाते हैं तो कट्टरवादी हो जाते हैं। अब भाजपा से ही कोई नेता निकल करके सेकुलर भाषा बोल दे तो वो देशद्रोही हो जाते हैं। ये सिस्टम है, चलता रहेगा। पर इस तरह की सियासत गंदी सियासत है। मैं प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन करूंगा और मैं आग्रह करूंगा उनसे कि कृपया करके 2014 में जो आप हुकूमत में आए तो सिर्फ इस लिस्ट के हिसाब से आप मुसलमानों का ही विकास किए हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे और भी बड़े तबका जो इस देश के मेजोरिटी हैं, बहुसंख्यक हैं, उनका भी विकास कीजिए, तब जाकर के मजा आएगा, वरना खींचतान पैदा हो जाएगी। इसलिए इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को आप कैंसिल है तो कैंसिल ही करवाएं और उन्हें परिवर्तन की तरफ न ले जाएं, क्योंकि ये किसी की निजी जमीन दी हुई मस्जिद में है, अल्लाह की राह में है, और अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। हमने बचपन से यही पढ़ा है कि ईश्वर जो है वो निराकार है और अल्लाह को भी किसी ने नहीं देखा। अल्लाह एक प्रकाश है, रोशनी है, बस विश्वास ईश्वर भी है, अल्लाह भी विश्वास है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। हम इसी धरती पे, मुसलमान भी इसी धरती के जमीन के अंदर दफन हो जाएंगे और हिंदू समाज के लोग भी, भाई भी इसी धरती के अंदर वो अंतिम संस्कार होंगे और राख बन करके, छाया बन के या पानी के द्वारा इसी धरती में समा जाएंगे। इसलिए हम दोनों में कोई फर्क है नहीं। जो मंदिर का महत्व है वही मस्जिद का महत्व दीजिए। इबादत आप भी करते हैं, इबादत हम भी करते हैं, हम दोनों की इबादत में कोई फर्क नहीं है। बस ये है कि आप थोड़ा सा
एक समाज पे ज्यादा जोर डाल देते हैं, दूसरी समाज पे कम, दूसरी समाज का कहीं चर्चा नहीं करते। हम सभी इस देश के निवासी हैं, हमारे भी आबो अजदाद ने इस देश की आजादी में पूरा योगदान दिया है। इसी देश में सरदारों ने भी, भाइयों ने भी इस देश में योगदान दिया है आजादी में अंग्रेजों से छीनने के लिए। हम लोग के असल दुश्मन हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हम देश में रहते हैं, हमारे भारतवर्ष के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी यहाँ के भारत भक्त हैं, सभी के दुश्मन सिर्फ इस देश के सभी से बड़े दुश्मन इस देश से अंग्रेज हुए हमारे दुश्मन, जो हमारे आबो अजदाद से खेत खलियान जुतवा लिए, हमारे आबो अजदाद के गर्दनों पर हल रख करके जुतवा लिए, और इतना उनके बदन पर चलने लगे थे, चाबुक से मार मार के छाले निकाल देते थे। तो मैं आग्रह करूंगा कि हमें भी इस देश का उतने ही नागरिक आप माने जितना संविधान ने मुझे हक दिया है, जितना मेरे इस देश को आजादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने योगदान दिया है, उसी निगाह से देखा जाए। सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ ही बिल पास न करें, हमारे हक का भी बिल पास करें। मैं डिमांड करूंगा कि मुस्लिम महिलाओं से बड़ी हमदर्दी है आपको, तो आप मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन दे दीजिए, किसी चीज में तालीम में रिजर्वेशन दे दीजिए। मुसलमानों के हक में विकास करने का इतना ही शौक है तो तालीमी इदारा कायम करवा दीजिए, जिसमें सिर्फ माइनॉरिटी के लोग पढ़ाई करें। इस देश में माइनॉरिटी कितने पीछे हैं वो सर्वे के हिसाब से आप भी देख रहे हैं। नहीं, हमारा इंस्टीट्यूशन स्पेशली नहीं है, हमें वंचित किया जा रहा है। तो आप इंसाफ की नजर से देखें, क्योंकि अदालत में एक तराजू होता है, मैं देखता हूं हमेशा वो तराजू बराबर की होती है। तो मैं जनाब आला वजीर आजम साहब, प्रधानमंत्री जी से मैं गुजारिश करूंगा कि उस तराजू को नजर में रख करके जो इंसाफ आप अपनों के लिए करें, वही इंसाफ हमारे लिए भी करें। हमारा भी देश में उतना ही योगदान है जितना इस देश के सभी समाज के लोगों का योगदान है। इस देश का मैं उतना ही, हम भी उतना ही सच्चे सिपाही हैं जितना इस देश के बड़े तबका का इस देश में के सिपाही हैं, वफादार सिपाही हैं। हम लोगों में कोई अंतर, कोई भेदभाव, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ हमें प्रताड़ित न किया जाए, हम लोगों को ही डराया न जाए, नया नया बिल पास करके नहीं डराया जाए, हमें भी शांतिपूर्ण इस देश में रहा जाए। मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, आप भी देश के नागरिक हैं। बस यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। काफी समय ले लिया आपका, मैं भी थोड़ा सा भरा था, कुछ निकाल लिया। नमस्कार। तो जैसे कि आप देख रहे थे बिहारी आर्य न्यूज के माध्यम से, ये जैसे कि चांद हामिद जी सर हैं, तो इनसे मुलाकात हुई है, इनसे बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था, बहुत चर्चा हुई है इस बात पे। और जैसे कि इनका के स्कूल भी चलता है और रेस्टोरेंट भी चलता है, तो इनसे मुलाकात करने के लिए हम जैसे कि बहुत बेताब थे। तो आज कितना दिनों के बाद देखते सुनते इनसे मुलाकात हो गई है, तो इस पे चर्चा हुई है। तो आप भी इनके बातों से सहमति हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि ये सही बोले हैं, ये हक के लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ये क्या अपील करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। बिहारी आर्य न्यूज, जैसे कि फेसबुक पे देखिएगा तो बिहारी आर्य न्यूज़, और यूट्यूब पे भी है बिहारी आर्य न्यूज़। तो जितना भी हमारे वीडियो भाई साहब देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।